नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। ईरान की 3 बड़ी परमाणु साइट्स फोर्डो, नंताज और इस्फहान पर सफलतापूर्वक हवाई हमला किया है। ट्रंप के मुताबिक लड़ाकू विमानों ने फोर्डो को प्रमुख रूप से निशाना बनाते हुए बमबारी की और अब सभी विमान सुरक्षित लौट चुके हैं। उन्होंने इसे अमेरिका की सैन्य ताकत की मिसाल बताया और कहा कि अब शांति का समय है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजरायल के सामने चिंता का विषय बना हुआ है। बताते चले, इजरायल ईरान जंग का आज 10वां दिन है। आज अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा हमसे लाइव जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, इजरायल ईरान जंग में अमेरिका कूद पड़ा है, इस एंट्री से क्या लगता है तीसरे युद्ध की आशंका बनी हुई है? आज अपना ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की आशंका लोग बता रहे हैं कि ये बनी हुई है, लेकिन इससे पहले जानना जरूरी है कि अभी तक अमेरिका ने क्या किया और इजराइल ने क्या किया, इसके पलटवार में ईरान ने क्या किया है। ये सारी बातें विस्तार से जानने की जरूरत है। आज जी, सुबह अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल से, सबमरीन से और B-2 बॉम्बर से इजराइल की ईरान की 3 साइट्स पर हमला किया, जिसमें नतांज था, फोर्डो था और इस्फहान था। तो ये तीनों साइट्स जो हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्डो, जहां पर ये एटम बम बनाए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। बाकी दोनों जगह ये एंसेंडली से यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं न्यूक्लियर बम के, एटॉमिक बम के। तो अमेरिका ने आज सुबह अप्रत्याशित तौर पर ये हमला किया। ईरान को ये आशंका तो थी कि हमला कर सकता है अमेरिका, लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि अभी 15 दिन है, 15 दिन में वो फैसला लेंगे कि अभी उन्हें हमला करना है या नहीं करना है, वो इस युद्ध में हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इसको लेकर बहुत इधर उधर की बातें हो रही थी और खुद अमेरिका में भी बहुत सारी बातें थी कि हमला करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो प्रो इजराइल लॉबी थी, वो कह रही थी कि तत्काल प्रभाव से ट्रंप को हमले के आदेश देने चाहिए। और इसी उहापोह के बीच में अचानक ट्रंप ने हमले के आदेश दिए और B-2 बॉम्बर ने, टॉमहॉक मिसाइल ने और सबमरीन ने तीन तरफ से इजराइल पे हमले किए। और इतने ताबड़तोड़ हमले थे कि ईरान को संभलने का मौका ही नहीं मिला, उसे समझने का मौका ही नहीं मिला और उसकी तीनों साइड जो है वो ध्वस्त हो गई। और जब ये बमबारी हो रही थी सपना, उस समय का जो मंजर था देखने काबिल था। एकदम अचानक बहुत तेज की जो और लावा होता है एक तरीके से, वो धरती से फूट रहा था। हालांकि लोगों की आशंका थी कि यहाँ से जो है वो रेडिएशन हो सकता है, लेकिन अभी तक की जो खबरें मिली हैं वो रेडिएशन नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो हमला था वो अप्रत्याशित था, बहुत भयानक था। इससे पहले इजराइल ने बंदर अब्बास जो का नेवल बेस है इजराइल का, उस पर हमला किया था। तो ये माना जा रहा था कि छुटपुट हमला है और उसके बाद में सुबह को छुटपुट जो है इजराइल में, ईरान भी जो है जवाबी कार्रवाई करेगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सुबह पौ फटने के बाद ये अमेरिका हमला हुआ और तीनों साइट ईरान की ध्वस्त कर दी गई। जी सपना। जी, क्या लगता है ईरान और इजरायल युद्ध का सबसे ज्यादा असर किन किन देशों पर देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रत्यक्ष असर है वो इजराइल और ईरान पर ही है। लेकिन ये जो जिस तरीके से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बन रही है, इससे दुनिया का कोई भी देश अछूता नहीं बन रहेगा। अगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं भी होता है और ये जो लड़ाई है वो इजराइल और ईरान के बीच में ही रहती है, तब भी इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। क्योंकि अब अमेरिका इसमें कूद पड़ा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि कुछ और भी देश इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई आशंका, ऐसी कोई संभावना या ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आए हैं। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ईरान पर हमले की वजह से ईरान अपने कुछ इलाकों में प्रतिबंध लगाएगा। ईरान पर कुछ प्रतिबंध लगेंगे, उसका नतीजा ये होगा कि पेट्रोलियम की कीमतें
बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ जाने का असर भारत पर भी होगा, एशियाई देशों पर भी होगा, बाकी मध्य एशियाई देशों पर भी होगा, पश्चिमी देशों पर भी होगा। इस तरीके से पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ सकती है पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ने की वजह से। तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इन दो देशों की लड़ाई से होने वाले प्रभावों से अछूता रह सके। तो सपना, ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की आशंका तो बताई जा रही है, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर नहीं होता, ये झगड़ा आगे भी बढ़ता है, इन दोनों का युद्ध आगे बढ़ता है, तो भी विश्व का कोई ऐसा देश नहीं होगा जो इस युद्ध के प्रभाव से अछूता रहे। जी सपना। जी, इजराइल का साथ अमेरिका दे रहा है। अगर ईरान की बात करें तो कौन कौन से देश ईरान के साथ हो सकते हैं, कौन से देश ईरान की जंग में सहायता कर सकते हैं? सपना, ये देखने वाली बात यह है कि अमेरिका तो खुल करके सामने आ गया है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से उतार दिए, अपने टॉमहॉक मिसाइल से मिसाइल हमले भी कर दिए, सबमरीन से भी हमले कर दिए। अब ऐसा माना जा रहा था शुरू से ही कि ईरान के साथ में रूस होगा, चीन होगा और आपका ये उत्तर कोरिया हो सकता है। लेकिन अभी तक की जो प्रतिक्रिया मिल रही है, उस प्रतिक्रिया के अनुसार कोई भी देश डायरेक्टली सीधे इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। अब देखिए, चीन की अभी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो डायरेक्टली अमेरिका से ईरान के लिए युद्ध ले, ऐसी अभी तक चीन की स्थिति नहीं है। चीन इस समय बेहद आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पाकिस्तान में उसे बहुत बड़ा नुकसान पहले ही हो चुका है। इसी तरीके से और भी जहां दुनिया में उसने अपना पैसा लगाया है, उससे जो उसको वापस मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। चीन में इस समय भीतरी जो स्थितियां हैं वो शी जिनपिंग के लिए बहुत ज्यादा संकट भरी हैं। उनका विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उन्हें इस युद्ध में कूदने के लिए जो उनका पोलित ब्यूरो है उससे और जो उनका मिलिट्री कमीशन है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अभी तक ऐसा नहीं लगता है कि चीन युद्ध करने के लिए सीधे आ जाएगा, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है। तीसरे देश के लिए आप अमेरिका से युद्ध लें, उसकी परमिशन लेने का एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जिससे होकर के चीन को गुजरना पड़ेगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि चीन अभी सीधे इस जंग में ईरान के लिए अमेरिका से युद्ध नहीं करेगा। अब बात आ जाती है आपकी रूस को लेकर के। तो जैसे हम जानते हैं कि पिछले 3.5 साल से रूस यूक्रेन के साथ में हिलगा हुआ है, और खाली यूक्रेन नहीं है, वहां पर 32 और देश हैं जो परोक्ष रूप से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। रूस को यूक्रेन के बहाने बाकी 32 लोगों से जूझना पड़ रहा है। रूस का जितना सैन्य सामान है, जितनी आर्थिक संसाधन है, वो सारे यूक्रेन मोर्चे पर उसे लगाने पड़ रहे हैं। तो इस समय रूस की भी ऐसी हालत नहीं है कि वो ना तो सैन्य साजो सामान ईरान में भेज सकता है, ना ही अपने सैनिक भेज सकता है। तो इस तरीके से जो दो बड़ी शक्तियां थी जो ईरान के साथ बताई जा रही थी, ये सीधे युद्ध में शामिल होना अभी इनका मुश्किल लग रहा है। जब ये दो ही नहीं हो सकती हैं, तो फिर हम नॉर्थ कोरिया की संभावना को बहुत कम देख रहे हैं कि वो सीधे आकर के इन अमेरिका से युद्ध करेगा या इजराइल से युद्ध करेगा। तो इस समय का जो युद्ध है वो ईरान को अपने ही दम पर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आज हमले हुए हैं और जो पिछले 9 दिन से हमले हो रहे हैं, आज 10वां दिन है हमले का, उनसे ईरान को बहुत बड़ी क्षति हुई है। ईरान के कई सारे जो शीर्ष कमांडर हैं वो मारे जा चुके हैं। तो ईरान के पास में आर्थिक तंगी भी है, क्योंकि उसके ऊपर पहले से बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं। दूसरे उसके जो सैन्य कमांडर थे, जो शीर्ष सैन्य कमांडर थे, जिनको अनुभव था, वो मारे जा चुके हैं। तीसरे उसके परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा ईरान में भी भीतर एक बड़ा असंतोष जन्म ले रहा है। तो फिलहाल खामेनेई जो है, इस जो इजराइल का अभी हाल ही हमला हुआ है, इससे अपनी जनता के आक्रोश को, ये गुस्से को कम करने के लिए हल्के फुल्के हमले करेंगे। जैसा आज उन्होंने तेल अवीव पर, अशलान पर और हाइफा पर हमला किया है, यरूशलेम पर भी हमला किया है, जिसमें से मैक्सिमम उनकी जो मिसाइल थी या ड्रोन थे उनको जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन जो गिरे हैं उनसे
इसराइल को नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हुआ है, लेकिन जिस तरीके से इसराइल ने हमला किया था उतना नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये जो लड़ाई है वो इसराइल को अपने ही दम पर लड़नी पड़ेगी। अभी कोई दूसरा देश, रूस, चीन या दक्षिण अफ्रीका, कोई दूसरा देश सीधे अभी ईरान के साथ आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जी, क्या लगता है कि अमेरिकी हमलों में पाकिस्तान की भूमिका है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ सोर्सेस ने ये कंफर्म किया है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले करने के लिए पाकिस्तान के लिमिटेड सोर्सेस का इस्तेमाल किया है, ऐसी खबरें मिली हैं। और अगर ये खबरें सच हैं और मानी भी जा रही है कि सच है, क्योंकि असीम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है, पहले भी हुई है, आज भी बता रहे हैं, आज भी बातचीत हुई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने कोवर्टली ईरान के खिलाफ जो ये आज बमबारी हुई है उसमें अमेरिका को कुछ फायदा पहुंचाया है या अमेरिका की मदद की है। ये इंटेलिजेंस के तौर पर भी हो सकती है, उसे कुछ सूचनाएं मुहैया कराई हो, कुछ जानकारियां दी हो, लेकिन कुछ ना कुछ पाकिस्तान का हाथ जरूर रहा है ईरान पर जो आज हमले हुए उसमें। जी सपना, अगर मैं भारत की बात करूं तो इजराइल और ईरान दोनों ही भारत के दोस्त हैं, तो इस पर भारत पर क्या असर पड़ने वाला है इन हमलों से? सपना, भारत के लिए ये बहुत बड़ी इस समय दुधारी तलवार पर चलना है, क्योंकि ईरान भी भारत का अच्छा दोस्त है, इजराइल तो भारत का बहुत अच्छा दोस्त है ही। ईरान ने अभी सारे ऑड्स के बावजूद, सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी हवाई सीमाएं केवल भारत के लिए खुली थी, जिसके माध्यम से वहां जो फंसे हुए भारतीय थे उनको वापस लाया जा सका है। तो ये केवल भारत के लिए ईरान ने किया था। तो अब ये देखना ये है कि भारत को क्या करना चाहिए। तो भारत के चूंकि दोनों दोस्त हैं, भारत की हर चंद ये कोशिश रहेगी कि वो दोनों लोगों से संयम बरतने की अपील करे। भारत के प्रयास होंगे कि दोनों को एक टेबल पर ला के बिठाया जाए, और जो अब तक हो चुका है, बीतीता ही बिसारिए आदि की सुध दे, दोनों लोगों से ये कहे और शांति बांट के। जी, इन हमलों को लेकर अमेरिकी विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बताते चले, इजरायल ईरान जंग का आज 10वां दिन है। आज अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान हैं। ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग में अब अमेरिका भी खुलकर शामिल हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की 3 बड़ी परमाणु साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सफलतापूर्वक हवाई हमला किया है। ट्रंप के मुताबिक लड़ाकू विमानों ने फोर्डो के प्रमुख रूप से निशाना बनाते हुए बमबारी की और अब सभी विमान सुरक्षित लौट चुके हैं। उन्होंने इसे अमेरिका की सैन्य ताकत की मिसाल बताया और कहा कि अब शांति का समय है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजरायल के सामने चिंता का विषय बना हुआ है। राजीव, इनपुट हेड हमारे एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे एक सवाल है मेरा कि इस इजरायल पर हमलों को लेकर अमेरिकी विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? सपना, जो अमेरिका का विपक्ष है वो पूरी तरीके से ट्रंप पर फायर है। उसका कहना है कि आपको ऐसे हमले करने से पहले कांग्रेस से अनुमति लेनी चाहिए थी, और ट्रंप ने ऐसा नहीं किया है। तो इसको लेकर के बहुत विरोध है, और अमेरिका में केवल इजराइल के ही समर्थक नहीं, अमेरिका में ईरान के, हमास के, फिलिस्तीन के बहुत ज्यादा समर्थक हैं। और अमेरिका में बहुत ज्यादा जो प्रोटेस्ट देखने को मिले थे पिछले दिनों इजराइल के खिलाफ, और इस आज जो हमले हुए हैं उसको लेकर के विरोध और भी ज्यादा तेज होगा, और भी ज्यादा तेज प्रदर्शन हो सकते हैं। लेकिन जहां तक विपक्ष का सवाल है, वहां विपक्ष के जो नेता है वो। बहुत शुक्रिया राजीव शर्मा हमें यह जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ ही वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में विधायक पर अनदेखा करने के आरोप लगे हैं। बता दें, बोडला विकासखंड के वनांचल तेलीटोला मोहनपुर जुनवानी जंगल में आज किसानों द्वारा चक्का जाम कर दिया गया, जिसके कारण मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आने वाले वनांचल एवं ग्रामीण क्षेत्रों की आवाजाही बाधित हो गई। किसानों द्वारा आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित समिति जुनवानी जंगल में आसपास के किसान बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और समिति प्रबंधक से खाद, जिसमें डीएपी, राखर, पोटाश, यूरिया की मांग करने पर समिति में खाद लंबे समय से उपलब्ध नहीं है। प्रबंधक असमर्थ रहा, इसलिए किसान क्षेत्र के विधायक एवं गृह मंत्री विजय शर्मा से नाराज दिखाई देते हुए सड़क पर बरसते पानी में पन्नी ओढ़कर बैठे रहे और खाद के नाम पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। बिहार के सासाराम में अवैध सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। बता दें, बिहार के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बलाथुआ गांव में स्थित वृंदावन मार्केट के बेसमेंट में चल रही अवैध सिगरेट फैक्ट्री का पुलिस ने 20 जून 2025 को भंडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री में गोल्ड फ्लेक और अन्य नामी ब्रांडों के नकली सिगरेट तैयार कर बाजार में बेचे जा रहे थे। देर शाम जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली तो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम में सासाराम नगर थाना, सासाराम मुफस्सिल, अगरेर, शिवसागर और जिला सूचना इकाई के पदाधिकारी शामिल थे। सूचना की पुष्टि होते ही टीम ने वृंदावन मार्केट के बेसमेंट में छापा मारा, जहां फैक्ट्री में अवैध रूप से सिगरेट बनते पाए गए। मौके से फैक्ट्री का सुपरवाइजर उत्तर प्रदेश के बड़ा गांव निवासी राजेश कुमार मिश्रा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जबकि फैक्ट्री में काम कर रहे 27 मजदूरों को पूछताछ के बाद मुक्त कर दिया गया है। पूछताछ में राजेश मिश्रा ने फैक्ट्री के मालिक उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिंदूरिया गांव के रहने वाले 47 वर्षीय गोपाल जी ओझा का नाम बताया। इसके बाद पुलिस ने गोपाल जी ओझा को सासाराम नगर थाना क्षेत्र के राज कॉलोनी स्थित किराए के मकान से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने कबूला कि वो पिछले 7 वर्षों से नंबर 10 ब्रांड के नाम पर नकली गोल्ड फ्लेक और अन्य ब्रांड्स के सिगरेट तैयार कर बाजार में खपाते आ रहे थे। करीब 3 करोड़ रुपए मूल्य के तैयार नकली सिगरेट और 1 करोड़ रुपए से अधिक का कच्चा माल भी बरामद किया गया। गिरफ्तारी के क्रम बाद जो गोपाल जी ओझा उसके द्वारा बताया गया कि ये करीब 7 वर्षों से ब्रांड नंबर 10 जिसका इन्होंने पहले से लाइसेंस ले रखा है, उसका भी सत्यापन किया नहीं गया, इनके द्वारा बताया गया। लेकिन उसकी आड़ में ये लोग अवैध तरीके से गोल्ड फ्लेक और अन्य जो ब्रांड हैं जो मार्केट में पॉपुलर है उनका निर्माण करके उसे बाजार में बेचा जा रहा था। गिरफ्तार फैक्ट्री के मालिक गोपाल जी ओझा की निशानदेही पर सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वेदा सूर्य मंदिर के पास एक राजाराम कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में भी एक बड़े गोदाम में छापेमारी की गई, जहां जो इनके द्वारा ये फेक सिगरेट जो अवैध सिगरेट बनाई गई थी, फर्जी सिगरेट, उसको भी बरामद किया गया है। और जो इसके सिगरेट के बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसको भी वहाँ जब्त किया गया है। दोनों की मार्केट वैल्यू करीब 4 करोड़ के आसपास। अमरोहा पुलिस ने 78 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस अधीक्षक के मुताबिक ये तस्कर दिल्ली ले जाकर बेचने की तैयारी में थे। अमरोहा पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 78.6 किलो अवैध गांजे के साथ 2 अंतर जनपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नखासा पुलिया के पास मोटरसाइकिल से गांजा लेकर दिल्ली जाने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा। गिरफ्तार तस्करों में फरासीम और बिलाल दोनों मुरादाबाद जनपद के रहने वाले हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि गांजा उन्हें मिराज आलम नामक व्यक्ति से मिला था, जो झारखंड से माल लाता था और वर्तमान में रांची पुलिस की गिरफ्त में है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इनसे जो पूछताछ की गई है, पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया है कि ये ड्राइविंग का काम करते हैं। इनका एक और साथी है महराज, जो झारखंड और उड़ीसा से ये गांजा लाता था, उनको इसने दिया था। कुछ दिन पूर्व महराज भी रांची पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनकी और ये आज जो इनके पास गांजा था, आगे ये दिल्ली में बेचने के फिराक में थे। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, इनको गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 78 केजी गांजा और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।
इसमें विवेचना प्रचलित है, इसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण की जा रही है। कितनी कीमत का बताया जा रहा है? इनके पास से लगभग 78 केजी गांजा बरामद किया गया है, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। इसमें हमारी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया, सभी को प्रशिक्षण पत्र से सम्मानित किया। गाजीपुर में खतरनाक दरारें हादसों का खतरा बनती जा रही हैं। बता दें, गाजीपुर के ताड़ी घाट से वारा होते बिहार जाती हैं स्टेट हाईवे 38 किलोमीटर लंबी है। 6 साल पहले 240 करोड़ रुपए की लागत से सीसी तकनीक से बनी इस सड़क पर अब कई जगहों पर गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। खासकर टीबी रोड के बीचों बीच आई दरारें दोपहिया वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। स्थानीय राहगीरों का कहना है कि सड़क की खराब हालत के चलते अब तक कई बार बाइक सवार हादसे का शिकार हो चुके हैं, जिनमें कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से अब तक कोई मरम्मत या कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत की मांग की है। पिछले दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी दिल्ली के दौरे पर रहे। बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की और उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा वार्ता की। सरकार की आगामी कार्य योजनाओं से भी केंद्रीय नेताओं को अवगत कराया और उसके सहयोग की अपेक्षा भी की। इस दौर में एक मुख्य मांग यह रही कि मसूरी और रानीखेत को कैंट एरिया की परिधि से बाहर लाकर नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए। ऐसे में अगर वह क्षेत्र भी नगरपालिका क्षेत्र में शामिल हो जाए तो विकास को गति मिलेगी और सरकार की कई कार्य योजनाएं वहां जल्द शुरू की जा सकेंगी। लिहाजा मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इन दोनों क्षेत्रों को कैंट बोर्ड की परिधि से बाहर लाने का अनुरोध किया है। इसके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। 2 दिन पहले जो उनका दिल्ली में दौरा था उसमें वो रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मिले। उन्होंने हमारे 2 शहर मसूरी और रानीखेत के कैंट एरिया को नगरपालिका में मिलाने की मांग की। ये दोनों पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और कैंट बोर्ड के अधीन होने के कारण उनमें विकास के कार्य करने में दिक्कत आती है। उनके नॉर्म्स हैं अलग कैंट बोर्ड के, तो ये अगर केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं तो इससे दोनों जो हमारे पर्यटन के केंद्र हैं रानीखेत और नैनीताल, इनमें बहुत प्रगति होने की संभावना है। इसी के साथ में वो आदरणीय गृह मंत्री जी से मिले, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से मिले। ऐसे कई मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है और जितने भी प्रस्ताव उन्होंने माननीय केंद्रीय मंत्रियों के सम्मुख रखे हैं वे सभी महत्वपूर्ण हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं और केंद्र सरकार के द्वारा भी भरपूर सहयोग उत्तराखंड को दिया जा रहा है। तो आने वाले समय में उत्तराखंड निरंतर प्रगति करेगा, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र है, वो हाइड्रो पावर का क्षेत्र है, सोलर के क्षेत्र में काम करने की बात है, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड प्रगति के पथ पर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।